95% से ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हो। मैं तो कहता हूँ 95% भी छोड़ो, 100% मार्क्स कैसे ले सकते हो। मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे देश के अंदर क्योंकि हमारे को यहाँ पर कॉम्पीट करना है। मन पसंदीदा कॉलेज, मन पसंदीदा स्ट्रीम में जाने की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत कम है। छाटा छटनी के लिए आपके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सही बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप सभी बच्चे अपनी क्लास 12th के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हो। मैं तो कहता हूँ 95% भी छोड़ो, 100% मार्क्स कैसे ले सकते हो, है ना। तो ये टॉपिक है हमारा आज का इस वीडियो में। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ यार। मैं अपनी तरफ से एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, अपनी तरफ से एक बात बोल देता हूँ कि यार मार्क्स ये डिफाइन नहीं करेंगे कि आपका करियर कैसा होगा। मैं पहले क्लियर बता देता हूँ कि कोई भी कागज के पन्ने पर आपके 95 आ जाएं या 100 आ जाएं, उससे आपका करियर डिफाइन नहीं होगा, उससे आपका आने वाला जो भविष्य है वो डिफाइन नहीं होगा। ये मैं पहले बता रहा हूं। पर फिर भी मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे देश के अंदर क्योंकि हमारे को यहां पर कॉम्पीट करना है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है। यहां पर हमारे देश में क्या है ना कि हमारे देश में अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, मन पसंदीदा कॉलेज, मन पसंदीदा स्ट्रीम में जाने की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दी एप्लीकेंट्स। तो छाटा छटनी के लिए आपके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, बात समझ आती है। अब इसी मुद्दे की बात करेंगे कि यार क्योंकि हमारे लिए अगली पड़ाव पर जाने के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो यार फिर मार्क्स आएंगे कैसे। 95, 96 या 100% मार्क्स आएंगे कैसे अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में क्लास 12th के बोर्ड्स के अंदर। तो आओ इस बात को इस वीडियो में जानना शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं आपके लिए, आप इन पॉइंटर्स को एक एक करके मेरे साथ समझना। सबसे पहली चीज तो यही होगी ना यार कि अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए, 95 से 100% मार्क्स चाहिए, तो एक बात तो तय है कि यार आपको सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप छोड़ के तो कुछ नहीं जा सकते। आपके पास कितनी किताबें हैं? 3 किताबें हैं आपके पास। एक है पार्टनरशिप की, एक है कंपनी अकाउंट्स की, एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तीनों किताबें आपको पूरी पढ़नी ही पड़ेंगी, सारा काम करना ही पड़ेगा, तभी तो आपके 36, 24, 20 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का पेपर में से 80 मार्क्स आ पाएंगे। रह गई बात 20 नंबर की। जो 20 नंबर होते हैं वो बेसिकली आपके वाइवा के होते हैं, फाइल वर्क के होते हैं, है ना। जो बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी असेसमेंट होती है, तो वहां पर भी आपके 20 मार्क्स हैं। अल्टीमेटली फाइल वर्क हो, वाइवा हो, कुछ भी हो, आना तो यार इसी पढ़ाई के अंदर से है ना। तो सबसे प्राइमरी फोकस जो आप सभी बच्चे को रहना चाहिए वो होता है कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। सर हमारे को पार्टनरशिप पता नहीं टफ लगने लग जाती है एंड में जाते जाते, हमारे को ये वाली किताब से डर लग रहा है, हमारे को हमारे स्कूल में ये वाली किताब शुरू कर दी है। अरे बेटे अभी तो शुरुआत है, अभी से हार मान गए, अभी से सारे औजार रख दिए, हाथ खड़े कर दिए। अरे अभी तो शुरू हो रहे हैं, ये पूरे साल का प्लान है ना। तो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे चाहे जो मर्जी हो। पहली बात। ओके, दूसरी बात, जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, जब आप पढ़ाई शुरू करोगे, चाहे बेटे मेरे से पढ़ो चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ो, सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है आपको, कोई बेकार नहीं पढ़ाता है। बस आपको किसी से अच्छा समझ आ जाता है, किसी से उतनी अच्छी तरह से वेवलेंथ आपकी मैच नहीं करती है। चलो उस बात को छोड़ते हैं, दूसरी बात पर आते हैं कि यार जब भी आप कोई भी सिलेबस में कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे यार, उसके अंदर 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। होता है क्या है ना कि कुछ लोग, कुछ टीचर, कुछ स्कूल या कुछ दीदी भैया जिनसे आप पढ़ते हो, वो लोग आपको पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं यार क्वेश्चन लगा ले, सवाल सॉल्व कर ले, आज बैठ 10 सवाल कर ले, कल बैठ 20 सवाल कर ले, परसों बैठ और 10 सवाल कर ले। बेटे वो अप्रोच ही गलत है, क्योंकि तू जितने सवाल करेगा ना, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मैंने तेरे को 100 सवाल करा दिए 1 से लेकर 100 तक, बेटे पेपर में तेरे को जो सवाल शुरू होंगे ना वो 101 नंबर से शुरू होंगे। अगर मैं तेरे को 1000 सवाल करा दूंगा ना 1 से 1000 तक, तो पेपर में जो सवाल देखने को मिलेगा वो 1001 नंबर का सवाल होगा। कहने का मतलब ये है कि पेपर में हमेशा वो सवाल आता है जो सवाल तूने कभी देखा नहीं हो। ऐसा मान के चल, ऐसा मान के चल। अगर देखा दिखाया सवाल आ गया बेटे वो तो तेरे लिए बोनस है, पर अगर देखा दिखाया सवाल नहीं आया, करा हुआ सवाल नहीं आया, फिर तेरी मदद कौन करेगा। तू ये थोड़ी रोने बैठ जाएगा यार ये तो हमारे टीचर ने सवाल ही नहीं कराया था, काश हमारे टीचर ने ये वाला सवाल करा दिया तो मेरे 100 में से 100 आ जाते। बेटे फिर गलती टीचर पर निकाल दोगे, फिर गलती सवाल पर निकाल दोगे। गलती किस चीज की हो रही है तुमसे?
गलती इस चीज की हो रही है कि तुम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेके आ रहे, तुम टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, इतने अच्छे तरीके से उसको समझ ही नहीं पा रहे हो कि सवाल कहीं से भी आ जाए आप सॉल्व कर सको। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कितने सवाल करने हैं, 1000 सवाल करने हैं, 2000 सवाल करने हैं, तेरे ऊपर है। पर पॉइंट इज हर टॉपिक को इतनी गहराई से समझो कि कल को अगर आपने किसी को समझाना हो ना तो आप उसको समझा सको। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। इस तरह से चीजों को समझ लो, इतनी बारीकी से उन चीजों को पकड़ लो कि अगर तुम्हें कल को अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना भी पड़ गया ना, आपको क्या पता फ्यूचर में क्या होगा, मान लो पढ़ाना पड़ गया, तो आप इतनी क्षमता रखते हो कि जो टॉपिक आप उसको समझाना चाहते हो आप उसको समझा पाओ। जैसे मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो आपके अंदर भी तो इतनी हुनर पैदा होना चाहिए कि आप उतनी क्लैरिटी के साथ उस कॉन्सेप्ट को परोस सको किसी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, हर टॉपिक को उसकी तह तक जाकर, उसकी जड़ तक जाकर उसको सीखना है, तो फायदा है सीखने का। अदरवाइज जितने सवाल करो सब बेकार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात समझ आती है। तीसरी बात पर चलते हैं। अब सर बात समझ आ गई कि पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से उसकी जड़ तक जाएंगे, उसकी पोस्टमार्टम कर देंगे, हैं उसको कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि हम किसी को भी समझा पाए। हमने वो बात भी समझ ली, पर सर ये होगा कैसे? ऐसे थोड़ी होगा एक दिन किताब आगे रखी और ऐसे सब समा गई अंदर, ऐसे थोड़ी समझ आती है। पिक्चरों में देखते थे ना, या वो एक पेंसिल होती थी शाकालाका बूम बूम वाली कि जो लिखा वो सत्य हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ बेटे, करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी, अपनी कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी। ये 3 चीजों का जोड़ बनाना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस का मतलब मैं कहता हूं मैं एक टॉपिक ही पढ़ो बस, ज्यादा नहीं कह रहा। 365 दिन है तेरे पास, मैं कहता हूं चल तेरे पास 300 दिन है, 300 दिन में अगर रोज एक टॉपिक पढ़ेगा किसी भी चैप्टर का, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो तेरे पास 300 दिन में 300 टॉपिक कवर हो जाएंगे। इतने तो टॉपिक ही नहीं है बेटे पेपर में, इतने तो सिलेबस में तेरे पास टॉपिक ही नहीं है जितने तेरे पास दिन है। अगर एक टॉपिक को एक दिन में भी ढंग से पढ़ ले तो भी काम चल जाएगा। उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ, उसका 100% पोस्टमार्टम कर, फिर उससे रिलेटेड 1 सवाल 2 सवाल 4 सवाल, जितना तेरे को कॉन्फिडेंस सवाल देते हैं उतने सवाल बेटे लगाते रहियो। तो डेली प्रैक्टिस तो तेरे को करनी पड़ेगी। इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स की, ठीक है। ये तेरा रूटीन होना चाहिए। रूटीन मतलब मान ले अगर मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं 1.5 घंटा, या तू मान ले कहीं भी पढ़ रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहा है, तो बेटे बस आधा घंटा निकालना है। 1.5 घंटे की क्लास के बाद आधा घंटा और निकालना है। जो तेरे को कराया ना, अगर मैंने मान लो तेरे को ए फॉर एप्पल कराया आज, तो बस आधा घंटा लगाकर ये ए फॉर एप्पल फिर से दोबारा से रिवाइज करना है। अगर मैंने मान लो तेरे को क्लास में 10 सवाल कराए हैं, बस आधा घंटा लगा के वही 10 सवालों को फिर से एक बार देखना है। बेटे अगर मैंने तेरे को जो कराया है आज उतना भी कर लेगा ना, मोर देन सफिशिएंट होगा तेरे लिए, मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा करने को। डेली प्रैक्टिस, एक रूटीन वर्क आधे घंटे का, और यही पूरे साल कंसिस्टेंसी। बस अगर ये 3 चीजें तूने अपने सिद्धांत बना लिया बेटे, तेरे 95 क्या तेरे 100% आ जाएंगे। नंबर तो आ ही जाएंगे, नंबर तो तेरे एफर्ट का बाय प्रोडक्ट है, तेरे एफर्ट का रिजल्ट है तेरा नंबर। एफर्ट 100% होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, सच्चे भाव से होना चाहिए, डेली प्रैक्टिस, रूटीन के साथ कंसिस्टेंसी, तो 100% अपने आप ही आ जाए। तेरे को कोई जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा सर इसके बाद क्या करें? अच्छा अब मैं बताता हूं आगे क्या होता है। हम सर ये बड़ा पूछते हैं कि कैलकुलेटर यूज होगा कि नहीं होगा। सर आप तो क्लास में कैलकुलेटर यूज करते। बेटे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे वो 2+2 नहीं करना है बोर्ड पे। मैं कैलकुलेशन सिखाने के लिए थोड़ी बैठा हूं तेरे को, मैं मैथ्स थोड़ी सिखा रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये तो तेरे को बचपन से आती है, इससे ज्यादा मैथमेटिक्स तो लगती भी नहीं अकाउंट्स में। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं कौन सा यहाँ पे तेरे को स्क्वायर रूट बनाने को कह रहा हूँ, क्यूब रूट बनाने को कह रहा हूँ। मैं कौन सा तेरे से यहाँ पे कोई साइन कॉस टैन थीटा करा रहा हूँ, कुछ करा ही नहीं रहा यार। अब इतना सिंपल सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैं यहाँ सिखाने थोड़ी बैठूंगा। तो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी कैलकुलेटर यूज करना बैठ जाओगे। आपको अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है। ये जो डेली प्रैक्टिस रोज आधा घंटा किस पे लगाओगे? कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन पे। आपने कोई आईफोन का कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपने कोई मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, आपने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तभी कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी।
गलती करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार गलती, ऐसा हो भी सकता है कि पेपर में कैलकुलेशन की वजह से आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाए। होगा ऐसा तेरे साथ, 100% मैं लिख के दे सकता हूं, होगा तेरे साथ। पेपर देने जाएगा, सब आता होगा, कैलकुलेशन ही गलत कर देगा, 2+2 5 लिख के आ जाएगा, और 2+2 5 को 10 बार देखेगा ना, वो सही दिखेगा तेरे को, क्योंकि अपनी गलती तो नजर ही नहीं आती कभी। ये गलतियां होंगी, इसलिए कह रहा हूं कैलकुलेशन स्ट्रांग रखो। स्ट्रांग कैसे होगी? अगले 300 दिन प्रैक्टिस करके रोज। नीटनेस, दूसरी बात है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए भाई, साफ सुथरे होने चाहिए। साफ सुथरे का मतलब मैं समझाऊं, जैसे अकाउंट्स है, अब तुम्हें एक लेजर बनाना है, तो यार ये लेजर इतना साफ होना चाहिए, बस ये डेबिट, ये क्रेडिट, बन गया लेजर अकाउंट, हो गया साफ। अब जो कुछ लिख रहा है ना इसके अंदर, वो भी साफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ले इसके अंदर तू कुछ भी लिख रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा है, तो यार इतना साफ होना चाहिए कि तेरे से तो पढ़ा जाए कम से कम। 1000 लिख रहा है, 1000 पढ़ा जाए, 200 लिख रहा है उसके नीचे पढ़ा जाए, इधर 500 लिख रहा है वो पढ़ा जाए। नीट होना चाहिए। नीट मतलब इट मस्ट बी रीडेबल। ये काटा पीटी करते हो ना, अच्छा गलती होगी सर, इसको काट के यहां लिख दूं, 50 लिखना था सर, ये गलती हो गई सर, इसको 20 लिखना, ये थोड़ी करना है। साफ होना चाहिए, इतना साफ कि देखते ही लगे कि यार सब सही है। टीचर को मेहनत ना करनी पड़े ये ढूंढने के अंदर कि यार ये 500 था कि 50 था। हम ऐसे लिख रहे हैं 200, अब पता ही नहीं चल रहा ये 200 है कि 20 है। ये नहीं करना है, साफ, नीट एंड क्लीन। तीसरी चीज आती है टाइम एफिशिएंसी। टाइम एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अभी तो तुम्हें शायद नहीं समझ आएगी, बिकॉज इट इज द स्टार्ट ऑफ द होल ईयर, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी टाइम की कोई कदर समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना आगे, आप सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा यार एक सवाल करने में 20 मिनट लग रहे हैं, एक सवाल करने में आधा घंटा लग रहा है आपको। अभी तो छोटे छोटे सवाल आए हैं, अभी धीरे धीरे देखो 1.5 2 पेज के सवाल आएंगे। जब वो 1.5 2 पेज का सवाल आएगा, वो सवाल को पढ़ने में ही 5 मिनट निकल जाएंगे, समझने में और 10 मिनट निकल जाएंगे, करने में 15 मिनट लग जाएंगे, और फिर 25 मिनट 20 मिनट लगाने के बाद पता चलेगा आंसर तो आ ही नहीं रहा। अब ऐसा तो नहीं कर सकता, यू कैन नॉट अफोर्ड, टाइम इज नॉट योर लग्जरी, है ना, टाइम आपकी लग्जरी नहीं है, वो टाइम तो आपको 3 घंटे ही मिलना है। अब वो कितनी एफिशिएंटली तू यूटिलाइज कर रहा है, कितनी अच्छे तरीके से उसको यूज कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि तेरी प्रैक्टिस कैसी हो रही है। सवाल 10 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का सवाल है, कितना एफर्ट वो मांग रहा है, कितना टाइम तुझे डेडिकेट करना है, ये तेरी कैलकुलेशन तेरे दिमाग में चलनी चाहिए। सवाल देखा 6 नंबर का, पता होना चाहिए यार 20 मिनट में खत्म करना है। सवाल देखा 3 मिनट का, पता होना चाहिए 10 मिनट में खत्म करना है। कोई घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तेरा दिमाग ही तेरी घड़ी है। प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि यार तुझे पता होना चाहिए कि तेरा हाथ कितनी तेज चलना चाहिए, तेरा दिमाग कितनी तेज चलना चाहिए, जो तेरा दिमाग सोच रहा है वही तेरा हाथ लिख रहा है। ये कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए, ये टाइम एफिशिएंसी इसे कहते हैं, राइट। एंड दिस विल ऑल कम विद प्रैक्टिस। ये सब कुछ वो बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस से आएगा। सर हमारे को ना कोई जड़ी बूटी दे दो खाने के लिए, जिसको खाएं और हमें ये सब कुछ, बेटे कोई जड़ी बूटी नहीं है। रोज 300 दिन, आधे घंटे की प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली विदाउट फेलिंग, ये कर ले, सब सही हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। फिर आते हैं एक और विचित्र बात पे कि सर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आते पेपर में, पेपर में कभी कभी थ्योरी भी लिखने को आती है, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा। तो सर थ्योरी कैसे लिखेंगे यार? ये थ्योरी लिखने की आपको आदत पड़ेगी धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर पूरा जीवन खपा दो, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपसे पूछा गया व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड। अब आपको पता है तो है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, लेकिन आपको लिखते समय शब्द ही नहीं आते, दिमाग में शब्द ही नहीं आ रहे कि लिखें क्या है। तो यार अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको अंग्रेजी में या जिसको लिखावट करने में समझ ही नहीं आता है, तो बेटे फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज एज अ टीचर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि अकाउंट्स के पेपर में आप लिख लिख के पढ़ाई करो, नहीं, जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत ही नहीं है। ये कोई बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स थोड़ी है जहां पर आपको शब्दों का खेल है सारा का सारा, नहीं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स। यहां पर अगर आपको थ्योरी करनी है तो थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए एंड आपको शब्द आने चाहिए लिखने के लिए। अगर शब्द आते हैं, अगर आपकी डिक्शनरी अच्छी है, आपको शब्द आराम से मिल जाते हैं, आपको सेंटेंस बनाना आता है, आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो थॉट प्रोसेस को, तो आप लिख पाओगे इजीली, है ना। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि जब एक चैप्टर खत्म हो जाए
फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर खत्म हो जाए, उससे रिलेटेड आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रैक्टिकली सब कुछ आता है आपको, फिर उसके बाद उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, ठीक है। उस थ्योरी के अंदर कुछ ले दे के 5 या 10 सवाल बनेंगे टोटल, पूरे चैप्टर में से 5 या 10 सवाल। वो 5-10 सवाल खुद ही सोचो या देख लो किताब में से, कोई भी किताब में से देख लो कोई थ्योरी के सवाल, और वो सवाल आप खुद लिखने की कोशिश करो, पढ़ लो, पहले पढ़ लो, सीख लो, मैं कहता हूं रट लो, फिर उसको लिखो, लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करो। 1 बार 2 बार करोगे वो चीजें आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। तो ये थ्योरी से रिलेटेड, ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं है, पर हाँ वो जो 90 से 95 का सफर है ना, और 95 से 100 तक का लाने की जर्नी है, वो इन्हीं छोटी छोटी बातों से बनेगी, ठीक है ना। ओके सर, इसके बाद आते हैं, ये तो बहुत दूर की बात है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं? क्या रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं? क्या शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं? क्या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना? क्या थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 30 आते हैं कि 34 क्वेश्चन आते हैं, है ना? कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? ये सारी बातें आज तो नहीं सीखनी आपको, क्योंकि अभी तो आपको कंटेंट पढ़ना है, लेकिन और 1-1.5 महीने बाद आपके टर्मिनल शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट टर्मिनल, फिर सेकेंड, फिर प्री बोर्ड, फिर बोर्ड जाकर, है ना। कई स्कूलों में 2-3 बार ऐसे राउंड लिया जाएगा, कभी कभी वो वीकली और हाफ ईयरली नाम से बोलते हैं। तो जब ये एग्जाम्स की बात आएगी ना, तब आपको पता होना चाहिए कि मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूं अकाउंट्स का, उसमें कितने सवाल आने वाले हैं, कितने नंबर के कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, मुझे किस किस तरह के सवाल आने वाले हैं। उस तरह से आपको एग्जाम की अपनी तैयारी करनी होगी। तो अभी तो आप कंटेंट पढ़ो, अभी तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने दो, सीखो चीजों को। लेकिन व्हेन यू आर वेरी नियर टू योर एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम की डेट्स आ गई है, डेट शीट आ गई है, फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म हो, चाहे हाफ ईयरली वीकली कुछ भी हो, तो यार उस टॉपिक को उस तरह से पढ़ना कि यार पेपर में कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड फोकस लेके आना जैसे ही जैसे एग्जाम की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा यार कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं। फिर जब लास्ट ऑफ दी मतलब लास्ट पार्ट ऑफ दी पूरी क्लास आएगा ना, जैसे कि मान लो दिसंबर या जनवरी के आसपास हम पहुंच गए, फेब और मार्च में पेपर होते हैं आपके, तो चलो अगर आप दिसंबर या जनवरी में मेरे से पूछोगे कि दिसंबर और जनवरी में मुझे क्या करना चाहिए, तो बेटे ये है वो दिसंबर और जैन की स्ट्रेटजी। मतलब तुम्हारे लिए दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में तुम्हें फोकस करना होगा सैंपल पेपर। अभी कोई सैंपल पेपर ना खरीदना है, ना खरीदने के बारे में सोचना है, ना पुराना कोई सैंपल पेपर लेना है, ना कोई पास्ट ईयर पेपर ढूंढने हैं, ना कोई रिवीजन पेपर ढूंढने हैं, ना कोई कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे को। अभी तो तुम्हें सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा, अभी तो तुम्हें ए फॉर एप्पल ही नहीं आता ढंग से अकाउंट्स का, तो अभी तो सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू आर इन दिसंबर 2026 और जनवरी 2027, जब उस टाइम पर पहुंचोगे, अपनी रिवीजन लगाने बैठोगे, उस टाइम पर रिवीजन आपकी होनी चाहिए थ्रू सैंपल पेपर्स, थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कि पिछले सालों में 1-2 सालों में किस तरह के पेपर सीबीएसई या कोई भी बोर्ड ने पूछे हैं। उस टाइम पर ये जो दिसंबर और जनवरी का पीरियड होगा ना, यहां पर आपको अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। यानी कि पूरा सिलेबस कर लिया, सारा कुछ आता है, सारे सवाल कर लिए, पूरी किताब के 1500 सवाल सॉल्व हो गए हैं, अब क्या करें? अब रिवीजन। जब रिवीजन करने पे आओगे तब सैंपल पेपर उठाओगे। कितने उठाओगे, कैसे उठाओगे, मैं बताऊंगा, अभी नहीं, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ दी होल प्रोसेस है कि हाउ विल यू अचीव योर गोल ऑफ 95 और 100% मार्क्स। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक पर, यानी कि पूरे साल भर में सर, पूरे साल भर को, मतलब अभी तो आपने 200-250 दिन पढ़ना है सर, ये 200-250 दिन हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम क्या सोचे? बेटे पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि सब बढ़िया ही होगा, सब चंगा सी, सब वधिया सी, एवरीथिंग विल बी गुड, गॉड इज ग्रेट। बस ये पॉजिटिव माइंडसेट से पूरे साल पढ़ाई करनी है। ये जरूर होगा कि किसी दिन आपका बहुत अच्छा दिन होगा, आपके सारे सवाल बनेंगे, सारे टॉपिक समझ आएंगे, टीचर के बोलने से पहले ही आपके पास जवाब होगा। कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे, लेकिन बहुत से दिन ऐसे भी होंगे जब कोई टॉपिक आपको कराया जाएगा वो एक बारी में समझ नहीं आएगा, या जिस दिन आपको टॉपिक कराया जाएगा उस दिन आप पिछला टॉपिक ही भूल जाओगे। फिर आपको लगेगा यार मैंने तो पूरा टाइम ही बर्बाद कर दिया, मेरा तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया, ऐसा आएगा मन में। लेकिन आपको पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से चलना पड़ता है। बेटे सचिन तेंदुलकर ने भी रोज रोज 100 नहीं बनाई, जितनी बार वो फेल हुआ है ना, उससे बहुत कम बार वो सक्सीड हुआ है।
लेकिन हम उसको जानते हैं उसके सक्सेस से, उसके फेलियर को कोई नहीं जानता। वो तो उससे पूछो यार कि जब वो फेल हुआ था तो क्या उसने निराश हताश होकर सब छोड़ दिया था? नहीं, ही केम बैक स्ट्रॉन्गर। बस वही करना है। अगर आज दिन आपका अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, सिट बैक, रिलैक्स, कोशिश करो कि अगले दिन जब आओगे तो अच्छी तैयारी करके आओ, ताकि अगले दिन आपको वो सेटबैक ना लगे। तो ये पूरे साल आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ रखनी पड़ेगी। ये सेल्फ बिलीफ का मतलब क्या है कि यार कि मैं कर लूंगा यार, मुझे अपने पर भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हूं, मैं करूंगा। मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े मैं करूंगा, मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े मैं करूंगा, मुझे कोई सैक्रिफाइसेस करने पड़े मैं करूंगा। ये सेल्फ बिलीफ है कि यार अगर सारे कर सकते तो मैं भी कर लूंगा। कौन सा कोई रॉकेट साइंस है, कौन सा कोई तुम जंग लड़ने जा रहे हो? सिंपल है ना, एक पढ़ाई तो है। आज तक पहली दूसरी पास करी थी, 10वीं तक पहुंचे थे, 11वीं भी पास करके आए हो, 12वीं भी पास हो ही जाएगी। कोई नहीं रुकता बेटे, दुनिया खत्म नहीं होती आपके लिए। यू विल गो टू योर नेक्स्ट स्टेप, यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन, यू विल रीच योर गोल, होगा ऐसा। बस पॉजिटिव माइंडसेट, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। कॉन्फिडेंस, आपसे पूछा गया सिलेबस हो गया, हुआ तो नहीं, हो जाएगा। कितने दिन पड़े हैं? 2 दिन, कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्या आ रहा है टॉपिक? ये वाला टॉपिक, कितने सवाल करने हैं? 100, हो जाएगा। ये जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे ना यार, उस दिन सब कुछ हासिल कर लोगे। बस हारना नहीं है, रुकना नहीं है और अपने गोल से भटकना नहीं है। इतना सा तो काम है यार। 90, 95, 100% लेना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं तुम्हारे लिए, बहुत छोटी सी बात है। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी जो आपको पूरे साल के लिए चाहिए थी, है ना, कि हम सर कैसे करें, तो अच्छी लगी होगी तो बताना। एक चीज इसमें रह गई बताने वाली, वो होती है वो नोट्स। ये सवाल बड़ा बच्चा पूछता है यार कि सर नोट्स कैसे बनाऊं? बेटे तूने बनाने हैं नोट्स, मैं नहीं बना के दूंगा। और अगर कोई टीचर नोट्स बनाकर दे रहा है, बेटे उसको हाथ जोड़ के कह दियो कि तेरे नोट्स नहीं चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा नोट्स। उसके नोट्स लेकर, उसकी किताब लेकर, कोई भी किताब उठाकर बेटे आपको खुद ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद ही लिखना पड़ेगा, खुद ही अपनी राइटिंग में चीजों को चिपकाना पड़ेगा, खुद ही बनाने पड़ेंगे सेल्फ नोट्स। कोई नहीं बनाकर देगा तेरे को। और ये बात होती बड़ी बेकार सी है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, टीचर पढ़ा रहा है बना ले। आज तक बनाता ही आया यार, आज तक बनाता ही आया है। 9th में भी बनाए ही होंगे, 10th क्लास में भी बनाए ही होंगे, 11th में भी तूने करा ही होगा, 12वीं में भी कर ही लेगा, कोई बदलता थोड़ी है। अब ये तो वही बात होगी सर कपड़े कैसे पहनने हैं, पहनता ही आया है ना, तो नए कपड़े भी तो पहनेगा ही। सर खाना कैसे खाते हैं, अरे खाता ही आया है, खाएगा ही। तो वही बात है, नोट्स कैसे बनाने, अरे बनाता ही तो आया इतने सालों से, आज कौन सा कुछ नया बदल गया? कुछ वैसे ही बना जैसा बनाता है, ठीक है। अपने नोट्स से खुद ही चीजों को समझना होता है, उसी को नोट्स बोलते हैं। बेचने थोड़ी है बाजार में नोट्स, इतने साफ सुथरे बनाऊंगा, हैं मोती लगा दूंगा सर, मोती, इसकी कुंजी बनाकर से बेचूंगा, ये थोड़ी करना है। अपने लिए अपने हिसाब से अपने तरीके से नोट्स बना, जैसा तुझे अच्छा लगता है वैसा। बनाने या बना, नहीं बनाने, सब कुछ यहां रख, दिमाग तो हमेशा साथ रहेगा, कॉपी साथ रही ना रही, एज सिंपल एज दैट। तो बेटे बस यही थी आज की स्ट्रेटेजी। सो अच्छी लगी हो तो बताना, और ऐसे ही पूरे साल पढ़ाई करते रहो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।